हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर, और इसका हम अभी करेंगे पेज नंबर दिस वन। थर्ड पेज है, पेज नंबर 22। आपकी बुक में कोई और है तो वो पेज नंबर 3 इस चैप्टर का खोल लीजिए। इसके बारे में अब हम करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर, जो ब्लैंकेट हमारी अर्थ के चारों तरफ है, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है और जो जीने के लिए एक एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करके देता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हम देखेंगे। आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स starting from the Earth's surface. These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट है, उसको हम 5 उसकी लेयर और होती है जो कि अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होती है। उनके नाम है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 लेयर है। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि 5 लेयर्स के नाम बताओ, टेल द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो उसमें ये नाम आ जाएंगे, उसका आंसर हो जाएगा। अब पहले ट्रोपोस्फियर के बारे में है। देखिए ये लेयर्स है। ट्रोपोस्फियर सबसे निचली अर्थ के जस्ट ऊपर से स्टार्ट होती है, क्रस्ट से, ट्रोपोस्फियर। फिर स्ट्रेटोस्फियर, ये मिसोस्फियर है। फिर थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसके बारे में 1 बाय 1 अभी हम पढ़ेंगे। थर्मोस्फियर। Thermosphere, this layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometers. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, and hailstorm occur in this layer. Troposphere ये वो लेयर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर होती है हमारे लिए, और इसकी जो हाइट है वो अर्थ क्रस्ट से 13 किलोमीटर तक है। इसका मतलब क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट जो 8848 समथिंग मीटर की हाइट पर है, यानी कि ये ले लीजिए लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई का है, उससे भी 4 किलोमीटर आगे तक ये माउंट एवरेस्ट पीक दिखाई दे रही है, इससे भी 4 किलोमीटर ऊपर तक। और यहीं तक ही बादल होते हैं, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर तक बादल मिलते हैं ज़्यादातर, तो उससे भी ऊपर है ये, वहाँ तक ये फैली हुई है। जो हम सांस लेते हैं वो इसी में होती है, इसी ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। लगभग सारा जो भी वेदर फिनोमिना होता है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो फोग हो, चाहे वो ये क्या कहते हैं हेल स्टॉर्म, यानी कि जो ओले वगैरह गिरना हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे आंधी तूफान हो, ये सब थंडर स्टॉर्म वगैरह सब कुछ इसी लेयर में होता है। तो ये ट्रोपोस्फियर पर एक छोटा सा नोट है। फिर बारी आती है स्ट्रेटोस्फियर की। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड्स up to a height of 50 kilometers. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplanes. Stratosphere जो कि लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, तो 13 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई है ये लेयर। और जो ये लेयर है, लगभग क्लाउड्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। मैंने जैसे अभी कहा था कि 9 किलोमीटर तक पाए जाते हैं ज़्यादातर क्लाउड्स, उससे ऊपर बहुत कम क्लाउड्स है। तो इसी वजह से, और कोई भी वेदर फिनोमिना भी नहीं होता यहाँ पर। बारिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बारिश बर्फबारी, है ना।
क्योंकि बादल ही नहीं है तो ये वाली चीजें होना ही नहीं होगी ही नहीं वहां पर। ओके, अब है तो इसकी वजह से वहां पर जब ये वेदर फिनोमेना ही नहीं होंगे तो एरोप्लेन्स वगैरह यहाँ पर आसानी से अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर बादल वगैरह होंगे, वेदर फिनोमेना होगा, तो एरोप्लेन को देखने में भी दिक्कत होएगी, डायरेक्शन पाने में, है ना। और ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर स्काई के अंदर एरोप्लेन्स उड़े तो ही, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो इसके लिए एरोप्लेन्स के लिए ये स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है बहुत बढ़िया है उड़ान भरने के लिए। One important feature of the stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. कि एक जो और फीचर यहाँ पर है कि यहाँ पे वेदर फिनोमेना नहीं होता, यहाँ पर एरोप्लेन के लिए बढ़िया है। इसके अलावा एक फीचर और है यहाँ का, वो ये कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये सन की हार्मफुल रेज को, अल्ट्रावायलेट रेज को, जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नहीं आने देती ये लेयर। हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं सन रेज के, उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। तो यहाँ पर कितनी हाइट पर है, कितनी तक ये फैली हुई है, ये क्वेश्चन हो सकता है, 50 किलोमीटर तक। और ये क्यों आइडियल है एरोप्लेन फ्लाई के लिए, वाई इज इट बेनिफिशियल, वाई इज इट वेरी गुड फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ठीक है, तो उसके लिए ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, तो मैं यहाँ बना भी देता हूँ यहाँ पर, वाई इज स्ट्रेटोस्फीयर आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन बन गया। और नेक्स्ट यहां पर इसके लिए क्वेश्चन बनाया जा सकता है, up to which height या what height is stratosphere, स्पेलिंग गलत है, STRATOSPHERE, स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंडेड। ठीक है, तो ये इसके लिए हो गया। और यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्वेश्चन बनेगा, वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड एंड how is ozone beneficial for us, FECIAL। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बन गए। अब इसी तरीके से हम मीसोस्फीयर कर सकते हैं। मीसोस्फीयर आया अब, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट ऑन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। अब मीसोस्फियर, Mesosphere, this is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to height of 80 km. Meteorites burn up
in this layer on entering from the space। मीसोस्फीयर के बारे में है कि ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की और ये स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर पाई जाती है, यानी कि 50 किलोमीटर से ऊपर। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी कि 50 टू 80 30 किलोमीटर की इसका रिंग है, 30 किलोमीटर की विड्थ है। अगर हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले जिसके अंदर एक सर्कल 50 किलोमीटर का है और एक सर्कल 80 किलोमीटर रेडियस का है, तो जो बीच में जो और एरिया आएगा 50 के बाद और 80 से पहले, वो जो एरिया है वो होगा मीसोस्फीयर का। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं ये लेता हूँ, पेंट खोला है मैंने और इसके अंदर मैं लेता हूँ एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल लिया मैंने और यहाँ पर ये हो गया अर्थ का, और जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये हो गया क्या, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसके बाद एक लेयर और चाहिए हमें, एक लेयर और हमने ये ले ली, ये वाली, और ये 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और मैं इसको अब फील करूं तो जो ये वाला जो एरिया आने वाला है ये होगा मीसोस्फीयर का। मीसोस्फीयर के लिए बात करें ना, 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, तो वो एरिया जो है वो मीसोस्फीयर का होगा, ये वाला 50 के बाद 80 तक फैला हुआ, यहां तक 50 टू 80। राइट, समझ में आया? गुड। तो मीसोस्फीयर जो 80 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई है, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर पाई जाती है, और मीटेओराइट्स है इस एरिया, इस लेयर में आकर के जल करके ख़त्म हो जाते हैं जब स्पेस से इसमें आते हैं तो। और जिसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार, और हाथ जोड़ करके आंख बंद करके फिर हम कुछ मांगते हैं, ये अंधविश्वास हो गया। ये तो उल्का पिंड होते हैं, मीटेओराइट्स होते हैं जो कि स्पेस से आते रहते हैं, और जब वो आते हैं तो वो जल जाते हैं, जलने की वजह से वो चमकते हैं और हमें लगता है कि कोई आत्मा है जो अभी किसी शरीर को छोड़ा है और वो जा रही है। तो वो चीज़ें देखिए नहीं है ऐसा, ये एक्चुअल में शूटिंग स्टार्स होते हैं और आत्मा अजर अमर है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि क्या कैसे होता है ये। बाकी जो हम विश वगैरह मांगते हैं और जो हम कहते हैं कि ये कोई तारा टूट गया है, नहीं, ये तारा नहीं टूटा। तारे तो इतने बड़े बड़े होते हैं, सूरज से भी बड़े बड़े तारे हैं, और अब आपको पता है कि कितनी ही लाखों धरतियाँ उसमें समा जाए, इतना बड़ा तारा टूट के जाएगा तो कितना विनाश आ जाएगा अगर वो गिर जाए कहीं पे। तो हाइड्रोजन बम के धमाके होते रहते हैं, कितनी ज़्यादा एनर्जी इसमें से रिलीज होती है। एक सन जो है, सन के बाद जो नेक्स्ट स्टार है वो कितना है, अल्फा सेंचुरी अबाउट है, जो वो क्या है, लाइट ईयर 4.3 समथिंग या लाइट ईयर की दूरी पर है, जिसमें कि अगर सूरज की रोशनी जो लाइट होती है उसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, एक चुटकी बजाए, और 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर जाती है। तो सोचो, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस, और अगर इसी रफ्तार से चले तो 1 घंटे में कितना दूर पहुंचेंगे, 3600 से गुणा कर दो 3 लाख को, तो फिर 1 साल में और 4.5 साल के अंदर अगर उस रफ्तार से चले तो 4.5 साल में अल्फा सेंचुरी तक पहुंचे हम। तो समझ पा रहे हो कि कितनी दूरी पर है। तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टार टूटा है, वो एक्चुअल में ये मीटेओराइट्स होते हैं और जो जल जाते हैं और चमकते हुए नजर आते हैं फिर जब क्लियर स्काई होता है। तो वो ये फिनोमिना है, वो मीसोस्फीयर में होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ बातें आई है। फर्स्ट थर्ड लेयर है, शॉर्ट नोट हो जाएगा ये।
मिसोस्फीयर के ऊपर शॉर्ट नोट, ठीक है। मिसोस्फीयर के ऊपर जो शॉर्ट नोट में फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर है, थर्ड लाइन 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, फोर्थ लाइन मीटेओराइट्स इसमें आकर के जल जाते हैं, दैट्स इट। फिर आ रही है बारी थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। अब हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ेगा। लेकिन जब ट्रोपोस्फीयर की तरफ थी तो यहाँ पर क्या था, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो वो ठंड बढ़ती चली जाती है, और जब ऊंचाई पर बिल्कुल पीक पर है तो वहाँ पर तो बर्फ़ भी जमी हुई है ना। और यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद टेम्परेचर लगातार तेज़ी से बढ़ेगा। ये एक नई बात है इसमें। आइनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का जो आइनोस्फीयर एक पार्ट है। थर्मोस्फीयर ये हो गई। देखते हैं अभी आगे क्या कहा हुआ है। और इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer। तो आइनोस्फीयर के बारे में यहाँ पर नहीं इतना कुछ ज़्यादा लिखा हुआ। आइनोस्फीयर वो लेयर होती है जो कि थर्मोस्फीयर में ही पाई जाती है। रेडियो वेव्स को जो वापसी भेजती है, जो अर्थ से रेडियो वेव्स भेजी जाती है सिग्नल लेने के लिए, उसको ये वापसी भेजती है। तो हमें पता लगता है कोई दुश्मन का यान या कोई और चीज़ें तो वहाँ पर नहीं है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है। इन थर्मोस्फीयर ये हो गया। और इसकी जो आइनोस्फीयर इसी का ही एक पार्ट है, और 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और आइनोस्फीयर के बारे में जो लिख रखा था वो है कि ये 80 से लेकर 1000 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। और about the surface of the earth that sends radio waves back around the earth। और एक ये पिक्चर काफ़ी अच्छी दे रखी है इसकी, देख रहे हो, अर्थ की लेयर्स की। यहाँ पर ये एरोप्लेन वगैरह अच्छे से उड़ सकती है ट्रोपोस्फियर के अंदर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। और ये दिखा रखे है जो गुब्बारे हवा के भरे हुए होते हैं और इससे कि हम ट्रेवल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होती है, सैटेलाइट कहाँ पर होते हैं, एक्सोस्फीयर के अंदर है ना, मीटेओराइट्स के बारे में, दैट्स इट। अब ये हो गया, रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है अर्थ की इस लेयर से टकरा करके और वापसी आती है अर्थ पर। फिर आ रही है बात एक्सोस्फीयर की। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। सबसे ऊपरी लेयर ये कहलाती है एक्सोस्फीयर, अर्थ की, एटमोस्फियर की। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। बहुत कम हवा होती है यहाँ पे। लाइट गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, वो इस पर फ्लोट करती रहती है ना। हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, यहाँ से। तो जो भी ये तारे वगैरह बने हुए हैं, स्टार्स है, ये हाइड्रोजन गैस से तो मिलके बने हैं। हाइड्रोजन गैस जलती रहती है, उससे हीलियम बनती है। हीलियम फिर जलेगी, कार्बन में कन्वर्ट होएगी। इस तरीके से जो है ना, ये स्टार्स का जो जीवन होता है, राइट। अब आगे है वेदर एंड क्लाइमेट। इसके बारे में वेदर क्या होता है, जो टाइम टू टाइम आर्ली जो फिनोमिना होता है कि भाई धूप निकली है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, बारिश है या नहीं है, कितनी बारिश है, वगैरह वगैरह। और क्लाइमेट ये एक लॉन्ग टर्म के लिए जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी एरिया का, उसे क्लाइमेट कहते हैं। उसके बारे में नीचे हम डेफिनेशंस वगैरह सब अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी था मोर टू नो के अंदर, ये है। फॉर 10 days
Note down weather report from a local newspaper and observe the changes occurring in the weather. आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको 10 दिनों का एक वेदर रिपोर्ट तैयार करनी है अपने लोकल न्यूज़पेपर से, और फिर जो भी चेंजेस हुए हैं वेदर के अंदर आपको वो पता करने हैं। तो ये चीज़ तो आजकल अब आप नेट पर भी फटाफट पता कर सकते हैं कि पिछले महीने का या पिछले 10 दिनों का किसी भी पर्टिकुलर जगह का, तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपको इससे पता लगेगा कि भाई कितना टेम्परेचर, कितना मतलब कितना मौसम बदलता रहता है, कितना बदलाव आता है टेम्परेचर में, है ना, ह्यूमिडिटी के अंदर और चीज़ों में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन दिस नंबर पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। सन की एनर्जी का सिर्फ एक हिस्सा, अगर बराबर बराबर इतने हिस्से कर दिए जाए तो उसका एक हिस्सा ही अर्थ को मिलता है। तो ये कितना है, 3 जीरो हो गई, 3 जीरोज, फिर 3 जीरोज, तो आप ये ले लीजिए 3 जीरोज 2 जीरोज, ये लाख में आ गई, नहीं ये करोड़ में आ गई, 2000 करोड़। 2000 करोड़ अगर बराबर बराबर हिस्से किया जाए तो उसमें से एक हिस्सा ही अर्थ को मिलता है। ओह, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी इसकी ऐसी ही चली जाती है, नहीं। और अगर इतनी एनर्जी को हम स्टोर करके रख ले या फिर इसको कुछ कंट्रोल करना सीख ले, ह्यूमन के पास इतना भी आ जाए कि इसका यूटिलाइज किया जा सके, तो कितनी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट हमें मिल जाएगी। और लगातार आदमी सोच ही रहा है कि बिना पोल्यूशन के हम कैसे कोई चीज़ ऐसे तैयार कर सकते हैं कि ये पोल्यूशन की समस्या का निपटारा हो सके, जिसकी वजह से अब सोलर पैनल्स भी आने लगे और भी चीज़ें हैं। चलिए अब वापसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने जा रही है। विल इट बी ब्राइट एंड सन्नी टुडे, क्या आज ब्राइट होगा यानी कि सूरज चमक रहा होगा, धूप निकली हुई होगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंशियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच। तो आपने देखा होगा कितनी ही बार ये चीज़, जब जो लोग क्रिकेट के जो पसंद करने वाले लोग हैं या जो उस पर सट्टाबाजी करते हैं, तो वो वनडे मैच के बारे में सट्टा लगाते हुए इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई कैसा मौसम होगा, भाई उनके हक में होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नोब्स। कि अगर आप इमेजिन करें कि आपकी जो बॉडी है वो एक रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, और माइंड है वो एक स्पीकर है। तो आजकल तो आते भी नहीं है ये, बहुत पहले आते थे रेडियो। और अगर आपके पास रेडियो है तो आप उसको देख सकते हैं कि अपने आप को रेडियो समझना है और दिमाग को स्पीकर समझना है। और तो वेदर वो क्या होगा, कंट्रोल नोब से हिलने वाली जो तार सी होती है बीच में वो होगी, जो सिग्नल पकड़ने की कोशिश करती है। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर। वेदर क्या होता है, घंटे जो एक घंटे दूसरे घंटे के अंदर दिन ब दिन जो कंडीशंस होती है एटमोसफियर की, वो होता है वेदर। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल, अ प्लेजेंट ब्रीजी वेदर may make one cheerful and even plan for an outing। तो ये डेफिनेशन हो गई पहले तो वेदर क्या चीज है। डिफाइन वेदर, वेदर हो गया आर टू आर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोसफियर। अच्छा, ये जो अगर मान लिया कि गर्मी है या फिर उमस भरा टाइम है तो ये हमें इरिटेबल बना देता है, हम अच्छा महसूस नहीं होता। जबकि एक अच्छा सुहाना मौसम हो, हल्की ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हो, तो इसकी वजह से हम खुश भी होते हैं और हम प्लान बना लेते हैं चलो बाहर घूमने चलते हैं, पार्क में या कहीं और बाहर, है ना, शहर से बाहर। तो ये हमें खुश बनाता है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, एक दिन से दूसरे दिन के अंदर भी ये क्या है, लगातार बदल जाता है। 1 मिनट के अंदर अब आज हो सकता है कि एक सन्नी डे है, सूरज निकला हुआ है, और कल क्या पता या थोड़ी देर बाद बारिश का मौसम हो जाए, नहीं।
However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represent the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecasts? तो ये डेफिनेशन किसकी आ जाती है? ये आ गई क्लाइमेट की डेफिनेशन। डिफाइन क्लाइमेट ऊपर वाली वेदर की डेफिनेशन हो गई थी, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम डेली वेदर फोरकास्ट क्यों देखते हैं। अगर किसी को बाहर जाना है तो फिर वो देखेगा भी कहीं मौसम ख़राब तो नहीं हो गया, बारिश तो नहीं आएगी, या फिर कुछ भी काम करना है, शादी ब्याह है तो भी हम वेदर को देखते हैं कहीं नुकसान ना हो जाए। और ये तो हमने पढ़ ही लिया था, राइट। अब टेम्परेचर और इसके आगे की जो कहानी है वो हम आगे देखेंगे। कहानी मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए जो आपकी स्टडी है ना बेटा, ये क्या चीज़ है। देखो मैं भी अब पढ़ाना स्टार्ट किया था 17 साल पहले, 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तब मैंने इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था और मुझे पता लगा मैंने क्या चीज़ मिस कर दी। पता लगता है कि आपकी क्या हिस्ट्री है, आप जो राजा महाराजा थे वो कैसे क्या सोचते थे, लोग क्या सोचते थे, कैसे जो मुग़ल आए पहले, मुस्लिम लोग आए, मुग़ल आया है ना, वो उन्होंने देश पर राज किया। कैसे जो यहाँ पर भी एक जगह एक एरिया को दूसरा एरिया हड़पने की सोचता था, एक दूसरे पर अटैक करते थे। कैसे फिर अंग्रेज आए, उन्होंने कैसे देश को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लिया। आज आप जिस जगह पे रह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा लक्की है कि आज वो वाली कंडीशन नहीं है कि कोई दूसरा राजा आपके जगह पर अटैक करेगा और आपकी सब चीज़ें लूट के ले जाएगा। हो सकता है ऐसे, पुलिस है, आज हर डेमोक्रेसी है, कितना ज़्यादा अच्छे सेफ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सिखाने के लिए सरकार चाहती है कि भाई आप लोग इसे समझे, सीखिए इसको। तो इसको प्रेशर रूप में मत लीजिए, कहानी के रूप में लीजिए, समझिए इस चीज़ को, और इन चीज़ों को सीख करके आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में कोई ऐसी गलती ना कीजिए और संयम बना करके रखिए और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये जो आज आपको सब चीज़ें मिली हुई है इसका पूरा बेनिफिट उठाइए। आपके पास इंटरनेट है, नेट है, सब कुछ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके आगे के पार्ट्स के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन को दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बाय।